अब इस एग्जाम्पल को देखिए, एक कण जिसका द्रव्यमान m, कैपिटल M, u चाल से अन्य समान स्थिर द्रव्यमान के कण से तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर करता है। प्रत्यास्थ भी है, तिर्यक भी है, ठीक है, और समान द्रव्यमान भी है। टक्कर के पश्चात प्रथम कण प्रारंभिक दिशा से 30 डिग्री के कोण पर चला गया तो दूसरा 60 पे जाएगा। अभी सिद्ध किया हमने। तो टक्कर के पश्चात दोनों कणों के वेग ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मुझे तो एक ही चीज याद आई, क्या कि एक तो संवेग संरक्षित कर दूंगा मैं x दिशा में और y दिशा में, है ना, और परस्पर लंबवत दिशाओं में जाएंगे क्योंकि दोनों के द्रव्यमान समान है, एक स्थिर है और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है ना। तो एक 30 पे गया तो दूसरा क्षैतिज से 60 पर जाएगा दूसरी तरफ। ये लो सिचुएशन बन गई ना, एक स्थिर, दूसरा आया टकराया, और ये अब इनके वेग v1 v2 मान लिए, घटक कर लेते हैं, क्षैतिज घटक मिलाकर संवेग संरक्षित कर देते हैं। तो संवेग द्रव्यमान समान है, फिर भी लिख देता हूं संवेग x दिशा में बात कर रहा हूं, x अक्ष पर संवेग संरक्षित कर रहा हूं। mu बराबर ये हो गया m v1 cos 30 का मान √3/2 प्लस m v2 sin 30 का मान cos 60 का मान /2, ठीक है। ये m हट जाएगा हर जगह से और एक समीकरण सी बन गई हमारे पास। मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 2u √3v1 प्लस v2, ये बन गई एक समीकरण। अब संघट्ट से पूर्व क्या y दिशा में कोई संवेग है? नहीं है, तो y दिशा में बाद में संवेग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये संवेग इस संवेग के परिमाण में बराबर होना चाहिए, दिशा में तो विपरीत है ही, तय कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये v2 sin 60 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, v1 sin 30 बराबर, ये अब y अक्ष पे बात कर रहे हैं ना हम लोग, y अक्ष पर संवेग संरक्षण से बराबर v2 sin 60, ये लीजिए, यहां से v1 का मान कितना आया, √3v2, समीकरण 2 आ गई। यहां से यहां v1 का मान रखिए और आपको v2 का मान मिल जाएगा और v1 v2 आ जाएंगे आराम से। तो सिंपल सी बात यह है कि संवेग संरक्षित से काम चल जाएगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी कि ये 60 डिग्री कैसे आया, क्योंकि हमने अभी जो एग्जांपल किया उससे मुझे पता लगा दोनों परस्पर लंबवत पर जाएंगे, तो 30 एक का दिया है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 60। संवेग संरक्षण x अक्ष पे किया, y अक्ष पे किया और सिंपली आंसर आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, एक कण जिसका द्रव्यमान m u चाल से अन्य समान द्रव्यमान के स्थिर कण से तिर्यक टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात प्रथम कण का वेग u/√3 हो जाता है। अब देखो द्रव्यमान m है, u चाल से चल रहा है, समान द्रव्यमान के साथ तिर्यक टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात, अब पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं बोला, टक्कर के पश्चात पहले का वेग u/√3 हो जाता है, प्रारंभिक दिशा से 30 डिग्री कोण पर गतिमान है। अब ये नहीं कि दूसरे को 60 पे चला दें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहां पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं बोला ना, इसलिए, ठीक है। तो टक्कर के पश्चात द्वितीय कण का वेग व प्रारंभिक दिशा से कोण ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, एक सिचुएशन बनाई, ये u से चलकर आया, ये 0 है, संघट्ट हुआ, संघट्ट के पश्चात पहला पिंड u/√3 से 30 डिग्री के कोण पर गया, दूसरा v2 से गया थीटा के कोण पर, है ना, घटक करे और x दिशा में संवेग संरक्षण लगाया। ये mu इसका संवेग x दिशा में कितना आएगा, m u/√3 जिसका वेग हो गया और cos 30 ये आ गया, प्लस m v2 cos थीटा ये आ गया। इसे सरल करके यहां से v2 cos थीटा का मान निकाल लिया u/2, है ना, समीकरण बनी फर्स्ट। ये हमारे पास पहली समीकरण बन गई। दूसरा, हमने y दिशा में संवेग संरक्षित करना है। क्या संघट्ट से पूर्व y दिशा में कोई संवेग नजर आता है? नहीं, तो ये और ये समान कर दीजिए और यहां से आपको y दिशा में एक समीकरण मिल गई, v2 sin थीटा बराबर u/2√3। अब v2 का मान निकालना है, दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ोगे तो v2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो v2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और यहां पर सरल हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, उससे आंसर v2 का मान तो आ गया। और दूसरा, अगर भाग दे दें द्वितीय समीकरण में पहले का तो v2 कट गया, साइन बटे कॉस tan हो जाएगा और यहां से कोण भी आ जाएगा कि वो कोण कितना जाएगा, 30 डिग्री। तो यहां पर भी जो सॉल्यूशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किससे हुआ है, संवेग संरक्षण से।
हाँ, लेकिन इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऐसे नहीं आपने 60 कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पूर्णतः तिर्यक टक्कर तो बोला लेकिन प्रत्यास्थ नहीं बोला है। इस सवाल को देखिए, एक चिकनी सतह पर m द्रव्यमान का ब्लॉक v चाल से अन्य स्थिर समान द्रव्यमान के कण से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। अब देखो प्रत्यास्थ टक्कर बोल दिया है, ठीक है, v चाल से अन्य स्थिर द्रव्यमान, और स्थिर भी है समान भी है, तो क्या परस्पर लंबवत वाली कहानी आ गई? बिल्कुल आ गई। टक्कर के पश्चात प्रथम कण प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण पर v/3 से चाल से गतिमान होता है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा पे चला गया होगा, है ना। तो टक्कर के बजाय द्वितीय कण की चाल ज्ञात करें, लेकिन हमें यहां सिर्फ और सिर्फ चाल ही ज्ञात करनी है। अब पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो संघट्ट से पूर्व, अब 3 समीकरण सोचा करो आप कि भाई संवेग संरक्षण लगा सकता हूं क्या? वो तो हमेशा लगा सकता हूं। एक ही समीकरण लिख सकते हैं क्या? हाँ, तिर्यक टक्कर में एक ही समीकरण थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है ना। चलो ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है पूर्ण प्रत्यास्थ में, जो अप्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ में नहीं होती है? गतिज ऊर्जा भी होती है कि प्रारंभ में और संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा समान होती है। तो गतिज ऊर्जा को जरा करके देखें, क्योंकि वो एक अदिश राशि है, उसमें घटक वटक लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करें, यहां पर इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ये आके टकराता है, ऐसे जाते हैं, तो हमने क्या करा, यहां गतिज ऊर्जा प्रारंभ में, इसके बाद गतिज ऊर्जा नहीं है, इसके बाद गतिज ऊर्जा है 12 mv², और बाद में इसके पास 1/3 वेग हो गया ये, प्लस इसका वेग v2 मान के गतिज ऊर्जा रखकर सरल कर लिया। तो पूर्ण प्रत्यास्थ में 3 चीजें होती है हमारे पास, है ना। तो हमने यहां गतिज ऊर्जा वाला कंसेप्ट लगाया। क्यों? क्योंकि क्यों घटक वटक करके टाइम पास करना, सीधे सीधे गतिज ऊर्जा पे जाओ, वो एक अदिश राशि है, आसानी से काम बन गया। टक्कर के पश्चात द्वितीय कण का वेग व प्रारंभिक दिशा से कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 समान द्रव्यमान के पिंड, एक आता है v से टकराता है। अब एक पिंड, जो पहला पिंड है वो लंबवत दिशा में चला गया, तो दूसरा पिंड इस तरफ चला गया v2 से। पहले पिंड का वेग कितना दिया गया है? u/√3 दिया गया है ना, लेकिन जो इसकी मूल दिशा थी उससे 90 डिग्री के कोण पर चला गया। और ये वाला है, इसके कर लीजिए घटक, mv2 cos थीटा क्षैतिज घटक हो गया, और mv2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ संवेग संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो संवेग संरक्षित करते हैं। चलो, तो यहां पर हम क्या करें, संवेग संरक्षण लगा दें। तो हमारे पास x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण लगाएं, तो ये हो गया mv बराबर, इसका तो x दिशा में कोई संवेग आएगा नहीं क्योंकि ये तो सीधा y दिशा में चला गया, तो हमारे पास आ गया mv2 cos थीटा। तो v2 cos थीटा बराबर v, समीकरण नंबर पहली बन गई। अब क्या y दिशा के संवेग भी 0 होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में 0 है तो अंत में भी 0 होना चाहिए, तो ये दोनों घटक समान परिमाण के होने चाहिए। तो यहां पर आ गया y अक्ष के अनुदिश अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा v2 sin थीटा, m तो कट ही जाना है, बराबर u/√3। एक्चुअली ये u है ना, तो ये यहां पर u आ गया। ठीक है, तो अब 2 समीकरण आ गई, आराम से आप v निकाल सकते हैं और इन दोनों में भाग लगाएंगे तो ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो भाग लगाएंगे 2 में 1 का, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया ना। और दूसरी समीकरण कहां से लाएंगे? दोनों को स्क्वायर कर देंगे। समीकरण 1 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कर दीजिए समीकरण 2 के स्क्वायर में, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको v2 का मान भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, द्रव्यमान m की एक गेंद v वेग से आपतन बिंदु पर लंबवत रेखा से आपतन कोण 45 बनाते हुए फर्श से टकराकर परावर्तित होती है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान 1/√2 हो तो परावर्तित गेंद का वेग और परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कितने वेग से चलेगी और थीटा डैश का मान भी हमें निकालना है। जब गेंद यहां आती है इस धरातल पर, जरा नोटिस करिए, तो धरातल उस पर बल क्या इस लाइन के अनुदिश लगाएगा, तो ये होगी आपकी
संघट रेखा। और जब हम संघट को सरल करते हैं तो हम घटक जो ई की समीकरण में लिखते हैं वो किस रेखा के अनुदिश लिखते हैं? संघट रेखा के अनुदिश ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये वेग v है इसे ऐसे समझिए, पिंड इस तरफ आया v वेग से, ठीक है, m द्रव्यमान का पिंड 45 कोण पर, घटक कर लें दोनों दिशाओं में, बिल्कुल घटक कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसी चित्र में समझाता हूं। यहां घटक कर लेते हैं, वेग v से आया तो इस तरफ का घटक और इस तरफ का घटक, ये हो गया v/√2, 45 कोण है ना, और ये भी क्या हो गया v/√2। तो संघट के पश्चात ये घटक नहीं बदलेगा क्योंकि ये संघट रेखा, जो संघट रेखा डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसके लंबवत घटक है। हमें बल जो लगेगा वो ऊर्ध्वाधर लगेगा, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के घटक ही बदलेंगे, यानी कि ये v/√2 ये वाला बदलेगा। तो चलो मान लेते हैं ना, ये बदलकर कितना हो गया, ये बदलकर हो गया है मान लीजिए v0 0, है ना, v0 हो गया है। अब ई की समीकरण लिखता हूं, देखो जरा देखना, ई बराबर कौन कौन टकरा रहा है? एक तो गेंद टकरा रही है, किससे? धरातल से टकरा रही है। ठीक है, गेंद धरातल से टकरा रही है, धरातल के पास कोई वेग नहीं है, सिर्फ गेंद ही नजदीक आती है, गेंद ही दूर जाती है। कौन से वेग देख रहा हूं? जो संघट रेखा के समानांतर है, केवल वही वेग देख रहा हूं। तो दूर हटने का वेग क्या हुआ? v0। धरातल का वेग क्या है जी? 0। पास आने का वेग कितना था पहले? v/√2। धरातल का वेग कितना था पास आने के लिए? 0। ई का मान कितना दिया गया है? 1/√2। तो यहां से हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी, v0 बराबर v/2। ठीक है, अब v0 का मान आ गया आपके पास v/2, ये v0 का मान आ गया v/2। तो ये कोण थीटा तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं ना, ये थीटा डैश। ठीक है, क्या लिखें? tan थीटा डैश बराबर v/√2 बटे v0। v0 का मान कितना है? v/2। कितना जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास √2। थीटा डैश बराबर tan इनवर्स √2। तो हमने यहां एक छोटी सी बात ये ध्यान दीजिए कि हमने ये देखा कि जो संघट रेखा होती है उसकी अनुदिशी पिंड पर बल लगेगा। तो संघट रेखा के समानांतर जो वेग घटक है उस बल के कारण वही प्रभावित होगा। जो इस संघट रेखा के लंबवत घटक है वो दिशा भी नहीं बदलेगी, परिमाण भी नहीं बदलेगी, अप्रभावित रहेगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए। 1 kg द्रव्यमान के एक कण को 375 मीटर ऊंची मीनार से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है। तो यहां 30 डिग्री के कोण पर आपने प्रक्षेपित कर दिया। ठीक है, प्रक्षेपित कर दिया तो यहां कितना वेग था? 100। तो 100 के वेग से आपने प्रक्षेपित कर दिया। इसे घटक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं घटक, ऊर्ध्वाधर घटक भी हो जाएगा, क्षैतिज घटक भी हो जाएगा। धरातल से टक्कर के तुरंत पश्चात इसकी गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करिए। यदि टक्कर अप्रत्याश है, देखो पूर्ण अप्रत्याश नहीं बोली उसने, सिर्फ और सिर्फ क्या बोली? अप्रत्याश, और ई का मान भी दिया है 1/2। अब अभी भी जो सवाल किया था उसमें पता लगा कि धरातल पर टकराएगा तो कौन सा वेग प्रभावित होगा? सिर्फ और सिर्फ वाई दिशा वाला। एक्स दिशा वाले वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि टक्कर के दौरान जो बल लगेंगे धरातल से पिंड पर वो वाई दिशा में लगेंगे। तो एक्स दिशा का वेग घटक तो यथासंभव बना रहेगा। तो 100 का cos 30 करोगे तो ये आएगा 50√3, और ये वेग तो g से भी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि g भी y दिशा में है। तो जब यहां टकराएगा तो ये वेग तो आपके पास यथासंभव एज इट इज हमेशा पिंड के पास रहेगा। और ऊर्ध्वाधर वाला जो y घटक है वो है 50। तो पहले तो मैं ये देख लूं कि ये y वाला घटक जो 50 है प्लस में, यहां टकराते समय ये कितना हो जाता है, ताकि टक्कर में कितने वेग से आया और फिर ई का मान लेके कितने वेग से उछला वो निकाल लेंगे। तो जरा ये देखिए कि 50 कितने वेग से आता है। तो उसके लिए तृतीय समीकरण लगा देता हूं।
वी वाई स्क्वायर, यू वाई है 50 का स्क्वायर, माइनस नीचे जी है ना, माइनस 2g का मान ले लेते हैं 10, और h यहां से इधर आएगा तो माइनस में, तो h का मान भी आएगा माइनस 375। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास वी वाई स्क्वायर, ये हो गया 2500 माइनस ये 375 इंटू 2 इंटू 10 करो तो कितना हो जाएगा ये, इसको यहां देख लो सीधे सीधे, ये आपके पास हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे 50 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 10 इंटू 375, तो ये कितना मान आएगा 100, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी पूरी तरह से हमारे पास ये आएगी 100। इसको मैं आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको सरल करने पर जो वेग आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो पिंड है वो यहां इस तरफ टकराएगा 100 की चाल से, और उछलेगा कितने से वो ई के मान पर निर्भर करता है कि वो उछलेगा कितने से, वो देखना पड़ेगा। तो वो किससे बताएंगे, ई के मान से। ई बराबर दूर हटने का वेग। देखो एक्स वाले वेग को तो, क्षैतिज वेग को तो आप इसमें लाओ मत, क्योंकि बल वाई दिशा में लगेंगे तो केवल वाई घटकों से बात करो। दूर हटा मान लीजिए वो वी वेग से, तो दूर हटने का वेग भी, धरातल का वेग तो 0 है ही, और पास कितने से आया था, पास आया था 100 से। ई का मान कितना है 1/2, ठीक है, तो v बराबर कितना हो गया 50, और क्षैतिज घटक कितना है आपके पास, क्षैतिज घटक है मेरे पास 50√3, ये 50 और 50√3, तो मुझे क्या निकालना है गतिज ऊर्जा। तो आप चाहे तो x की गतिज ऊर्जा, y की गतिज ऊर्जा अलग अलग निकाल कर जोड़ सकते हैं, या पहले परिणामी चाल निकाल कर और फिर गतिज ऊर्जा निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि यहां पर से यहां आएगा तो सबसे पहले यहां किस वेग से टकराएगा वो वेग निकालते हैं, ई की सहायता से कितने से उछलेगा वो वेग निकालते हैं। एक्स वाला वेग तो अपरिवर्तित है क्योंकि उस दिशा में कोई बल नहीं है, तो यहां पर हमने एक्स दिशा की गतिज ऊर्जा और वाई दिशा की गतिज ऊर्जा लिखी और दोनों को सिंपली ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 5000 जूल। गेंद की उछाल। अब कभी कभार इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक। तो इसके लिए कुछ सूत्र हम यहां याद रख लें तो बेहतर रहे। एक पिंड को हमने h ऊंचाई से मुक्त किया, यहां से मुक्त किया, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है 0, ठीक है। पिंड नीचे आता है, टकराता है, ऊपर उछलता है, टकराता है, उछलता है, टकराता है, उछलता है, टकराता है, ऐसे टप्पे खाता ही रहता है बार बार, कब तक, अनंत तक चलते रहती कहानी, जब तक रुक नहीं जाए। तो अगर बात करें कि बताओ nthवीं टक्कर के बाद, nth रिबाउंड के बाद, यानी कि जब मान लीजिए चौथी टक्कर हुई, 5वीं टक्कर के बाद बताओ उसका तुरंत बाद वेग कितना हुआ, इस तरह के सवाल पूछ ले तो हम यहां पर एक सूत्र है Vn, e⁻n × v, और v क्या है, v है ये वेग, यहां से छोड़ोगे यहां आएगा तो ये वेग निकालना आना चाहिए, तृतीय समीकरण से निकाल सकते हैं √2gh, तो वो यहां रख दिया। तो nवीं टक्कर के पश्चात, तुरंत पश्चात पिंड के पास कितनी चाल या कितना वेग होगा, e⁻n × v, और v क्या है, प्रारंभ पहली टक्कर से तुरंत पहले का वेग, यानी कि √2gh। e क्या है, प्रत्यावस्थान गुणांक, n क्या है, टक्कर, कौन सी टक्कर, 5वीं, 6ठी, 7वीं, वो टक्कर n का मान। तो ये सूत्र आप सीधे सीधे याद रखेंगे। nवीं उछाल के बाद तय की गई ऊंचाई कि भाई nवीं 5वीं उछाल टक्कर के बाद कितना ऊपर उछलेगा, ठीक है, तो hn बराबर e⁻2n × प्रारंभिक ऊंचाई h। तो ये भी आप समझिए, याद रखना है आपको। nवीं उछाल में लिया गया समय कि कब nवीं टक्कर होगी, ठीक है, तो उसके लिए ये रहा सूत्र e⁻n √2h/g, और ये पहली टक्कर यहां से छोड़ने पर जब यहां टकराएगा ना तो कितना समय लेगा, वो समय जो आएगा पहली टक्कर में वो आता है √2h/g को मल्टीप्लाई कर दीजिए e⁻n से, सीधे सीधे बस
तो आपको कितनी एनवीं टक्कर, 5वीं टक्कर कितने समय बाद होगी, 6वीं कितने समय बाद होगी, तो वो सूत्र है। गेंद के रुकने से पहले उछाल में लिया गया कुल समय, कितनी टप्पे खा के गेंद रुक जाएगी तो कुल समय कितना आया। तो देखो ऊपर से गिरा 1 टी तो वहां आया, फिर पहली टक्कर के बाद T1, फिर ऊपर से नीचे गिरा T1, फिर T2, फिर नीचे गिरा T2। तो इस तरह से पहली टक्कर में पहली जो ऊपर से छोड़ा ना, ऊपर से छोड़ा तो क्या हुआ, यहां से तक एक ही टी है ना, लेकिन यहां पर क्या है, T1 जाने का T1 आने का समान समय, फिर T1 T2 T2 T3 T3। इसलिए आप नोटिस करिए कि यहां T एक बार है, बाकी सब पद 2-2 बार आएंगे। हाँ, अगर यहां पर आप ऐसा कहते कि नहीं हम तो गेंद को नीचे से फेंकेंगे, अगर गेंद को यहां से फेंकते ऐसे करके ऐसे गेंद आती तो फिर ये भी T होता और ये भी T होता, तो कितने T होते, 2T होते, है ना। लेकिन तब यहां 2T हो जाता, लेकिन यहां हमारे पास क्या है, हम गेंद को सीधे सीधे कहां छोड़ रहे हैं, ऊपर छोड़ रहे हैं, इसलिए यहां गिरने का T, फिर सेकंड टक्कर, प्रथम टक्कर के बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा T1, नीचे आएगा T1, इसे 2T1 2T2 2T3, और फिर ये T के मान ये रहे यहां से पुट कर दिए। E का मान पहली टक्कर के लिए N का मान 1, दूसरे के लिए 2, इस तरह से, और फिर इन पदों में 2T कॉमन लिया, E की एक समीकरण बनी, E प्लस ई स्क्वायर प्लस E की पावर 3। तो ये सूत्र जनरली अपन को याद नहीं रहते हैं, है ना, तो इसलिए आप इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो E/1 माइनस E। तो इसीलिए यहां पर फिर आप इसको T कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके पास आंसर आता है। तो आप सीधे सीधे ये सूत्र याद रखिए, गेंद को रुकने में कितना समय लगता है, T बराबर √2h/g ब्रैकेट 1 + E/1 - E। तो ये सूत्र, क्योंकि इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो हम क्या है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं कर पाएंगे थी, क्योंकि वहां समय नहीं होता आपके पास, तो इसे सीधे से सूत्र ही लगाइए आप। गेंद के रुकने से पहले कुल तय की गई दूरी, अब दूरी किसे आएगी, ऊपर से छोड़ा h, फिर h1 उछला, फिर h1 से फिर गिरा तो 2h1 हो गया आना जाना, फिर 2h2 हो गया, फिर 2h3 हो गया। तो इस तरह से कहानी चलती रहेगी, फिर वापस सीरीज बनेगी। इस बार सीरीज थोड़ी अलग है, 1 + E² + E⁴ + E⁴ इस तरह से, तो सॉल्यूशन ये आता है। तो आप ये सूत्र याद रखिए कि गेंद कितनी दूरी तय कर लेगी रुकने से पहले। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, ये रहा कुल दूरी, और कुल समय आप पीछे निकाल चुके हैं, ये रहा कुल समय, भाग लगा देंगे औसत चाल आ जाएगी। औसत वेग कुल विस्थापन तो ऊपर से छोड़ोगे, गेंद टप्पे खा के जमीन पे गिरेगी फाइनली, तो इतनी ऊंचाई से इतनी ऊंचाई पे चली गई, ठीक है। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय वही है आपके पास, ये आ गया औसत वेग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको इसमें सीधे सीधे सूत्र थोड़ा सा दिमाग में रखने होंगे, उससे आपका समय बचेगा और आपका काम आसान भी हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, 1 kg द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ी जाती है, आ गई h का मान 20 मीटर। ज्ञात कीजिए द्वितीय टक्कर के पश्चात गेंद का वेग, द्वितीय टक्कर यानी कि E का मान क्या हो गया, N का मान सेकंड 2, तो द्वितीय टक्कर के पश्चात गेंद का वेग, ये पहला सूत्र लग गया, E⁴ तो यहां पर सीधे सीधे मान रखिए E⁴ √2gh, ठीक है। द्वितीय टक्कर के पश्चात गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, ये रहा आपके पास गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, n उछाल के बाद द्वितीय टक्कर यानी कि n का मान हो गया 2, यहां मान रखिए सीधा सीधा, वो आपके पास आंसर आएगा। पूर्ण काल के लिए औसत चाल का भी सूत्र आपके पास, ये रहा औसत चाल का सूत्र, सीधा सीधा ये पुट करिए। E का मान आपको जो भी दिया गया है वो मान हम यहां रख सकते हैं, ठीक है। E का मान 0.5, ये वेग के लिए सीधा सूत्र लगा दिया, द्वितीय चाल के लिए n का मान ले लिया 2, इसके लिए सूत्र लगा दिया ऊंचाई के लिए, और एवरेज वेलोसिटी का सूत्र लगा दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही करने होंगे। इस प्रश्न को देखिए, एक गेंद को धरातल से 40 मीटर प्रति सेकंड चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब बात थोड़ा नीचे से फेंकने की आ गई, तो अब आप उसको ध्यान रखिएगा कि इस बार जाने का h और आने का h, इस बार ऊपर से नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। लौटने के बाद ये धरातल से टकराती है, इसके उछाल के दौरान तय की गई दूरी तथा लिया गया समय, अब समय में भी थोड़ा चेंज आएगा। देखो इस बार समय में और दूरी में यहां 2h का पद आया है और समय में 2t का पद आया है। जो हमने सूत्र डेराइव कर रखे हैं पीछे,
ये यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है एच, क्योंकि आपने कहां से छोड़ा, ऊपर से छोड़ा है, लेकिन यहां से नीचे से फेंका तो एच गया भी होगा फिर ऊपर एच से गिरा होगा, इसलिए यहां 2h आया है। समय में हमने यहां क्या लिया था, सिर्फ और सिर्फ t, लेकिन जो अब वो आया है क्वेश्चन उसमें हमने क्या लिया 2t। ठीक है, और वही सॉल्यूशन हमने सिंपली यहां सॉल्व कर दिया। अब इस उदाहरण को देखिए, एक m द्रव्यमान की गोली को कैपिटल M द्रव्यमान की एक बंदूक से दागा जाता है। प्रतिक्षिप्त बंदूक के बल नियतांक की स्प्रिंग को d दूरी तक संपीड़ित करती है, तो गोली का वेग होगा। अब सिचुएशन पहले समझें कि क्या स्थिति रही होगी। यहां पर ये मेरे पास मान लीजिए एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग, और यहां पर मेरे पास लगी होगी एक बंदूक। ये रही एक बंदूक। अब क्या होता है कि हम बंदूक जो है, यहां हमने बंदूक लगा ली, ये बंदूक है ना। तो अब इस गन से जब गोली चलाई जाएगी तो अभी तो ये यहां पर नेचुरल लेंथ में, ये प्राकृतिक लंबाई में स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग का नियतांक कितना है, स्प्रिंग का नियतांक है k। क्या होता है कि कैपिटल M द्रव्यमान की बंदूक से जब स्मॉल m की गोली चलेगी तो जो गोली चलेगी वो गोली, ये गोली निकली यहां से, गोली इस तरफ निकली। m द्रव्यमान की गोली मान लीजिए u वेग से निकलती है और बंदूक को पीछे मिलता है एक प्रतिष्ठित वेग v, और उससे ये बंदूक जो है इस स्प्रिंग को कितनी दूरी तक संपीड़ित कर देती है, d दूरी तक संपीड़ित कर देती है। ठीक है, तो यानी कि स्प्रिंग को d दूरी तक इसने संपीड़ित कर दिया, यहां d दूरी तक इसने स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया। यानी कि जो गोली चलने पर गोली को गतिज ऊर्जा मिली, पीछे बंदूक को मिली, तो बंदूक को जो गतिज ऊर्जा मिली वो कुल मिलाकर किस में संचित हो गई, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में, है ना। तो पहले तो ये बताओ कि जब गोली नहीं चली थी, गोली बंदूक में रखी हुई है, तो गोली का वेग 0, बंदूक का वेग 0, तो प्रारंभिक संवेग निकाय में कौन कौन है, गोली है और बंदूक है, तो इनका प्रारंभिक संवेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो प्रारंभिक संवेग 0 है, तो गोली चलने के बाद भी दोनों का मिलाकर संवेग क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो एक समीकरण तो हम कहां से बना लेंगे, संवेग संरक्षण से बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उससे वेग निकालेंगे किसका, बंदूक का। बंदूक की गतिज ऊर्जा को किस में संचित कर देंगे, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहां हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो देखो क्या करें कि पहले तो मैं ऊर्जा संरक्षण से लगा लेता हूं। ऊर्जा संरक्षण की बात करें, बाई, या ऊर्जा संरक्षण से करूं मैं, ऊर्जा संरक्षण से बंदूक में संचित स्थितिज ऊर्जा 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहां एक्स की जगह डी दिया गया है। वो स्थिति ऊर्जा किसकी गतिज ऊर्जा बदली थी, हाफ m और v स्क्वायर, ये बनी पहली समीकरण। यानी कि जो बंदूक को गतिज ऊर्जा मिलती है वही किस में संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है साहब, एक समीकरण तो यहां से मिली। दूसरी समीकरण हम कहां से बनाएंगे, संवेग संरक्षण से। इस समीकरण से हम चाहें तो इस समीकरण को थोड़ा सा और आसान कर लें, ऐसे कि यहां से 1/2 से 1/2 कट गया, कैपिटल M को इधर ले आए तो v का मान निकाल लें, वो आ जाएगा d √ k बटे कैपिटल M, है ना। इसे नाम दे दें समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण हम बनाएंगे बंदूक और गोली के संवेग संरक्षण का। ठीक है, तो ये हम लेते हैं, संवेग संरक्षण करते हैं। तो प्रारंभिक संवेग निकाय, निकाय बोले तो बंदूक तथा गोली, और निकाय का ही अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग 0, गोली दाईं ओर चली तो mu धनात्मक, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है तो उसमें चिन्हों का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। और विपरीत में बंदूक भागी तो उसका बाईं दिशा में जाने के कारण -mv। तो यहां से हम पक्षांतरण करके सरल करेंगे तो u बराबर मिलेगा कैपिटल M बटे स्मॉल m इंटू v। ये रही द्वितीय समीकरण।
अब सिर्फ और सिर्फ दो ही तो समीकरण बनाए ना हमने। अब पहली समीकरण से मान v का वहां रख देंगे तो गोली का वेग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस मान को यहां रख देते हैं तो गोली का वेग हमें प्राप्त हो जाएगा u बराबर कैपिटल M बटे स्मॉल m v। v का मान क्या है d अंडर रूट k बटे कैपिटल M। रूट कैपिटल M से m रूट टाइम्स कट जाएगा, अंडर रूट टाइम्स है ना, तो ये हो जाएगा d बटे स्मॉल m अंडर रूट कैपिटल M इंटू के। तो ये आएगा हमारे पास गोली का वेग। ठीक है, हमने देखो कैपिटल V माना था, लेकिन जो माना गया पद है वो हटा दिया गया है। तो जो उत्तर आया है वो दिए गए पदों में ही आया है। स्मॉल m गोली का द्रव्यमान, कैपिटल M बंदूक का द्रव्यमान, के हमारे पास स्प्रिंग का बल नियतांक और d दूरी तक वो संपीड़ित हुई। ठीक, तो ऊर्जा संरक्षण करिए, संवेग संरक्षण करिए। अब इस प्रश्न को देखिए, 1 मीटर लंबी एक समान छड़ को इसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री कोण बनाते हुए मोड़ा जाता है। छड़ के केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी। तो एल शेप बनेगी। एल शेप वाला सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया है ना, तो वैसी कोई सिचुएशन बनेगी, लेकिन छड़ के केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की दूरी ढूंढनी है। पहले तो सवाल को समझे जरा कैसे बनेगा। कुछ ऐसी समस्या बन रही है। ये तो छड़ का केंद्र कहां है? छड़ का केंद्र यही है जहां से हमने इसको बैंड किया, यहां से। और द्रव्यमान केंद्र की दूरी ढूंढनी है। जहां भी द्रव्यमान केंद्र आएगा उसकी दूरी ढूंढनी है। यहां जहां कहीं द्रव्यमान केंद्र आएगा ना, उसकी दूरी ढूंढनी है हमको। ये तो पहले तो क्या करें कि भाई 1 मीटर लंबी समान छड़ थी, तो आधी मीटर का हो गया एक्स अक्ष के अनुदिश, आधे मीटर का हो गया वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो पहले तो हम इसको ऐसे कर लें, इनके निर्देशांक लिख लें कि भाई मान लो ये हमने एक्स अक्ष पे रख दिया, इसे हमने वाई अक्ष पे रख दिया। अब आधे मीटर की छड़ हो गई, तो इसका द्रव्यमान कुछ ही मान लो मैंने इसका द्रव्यमान मान लिया m। द्रव्यमान कहां रखेंगे? केंद्र में। ये हो गया लंबाई l/2, आधा मीटर हो गया ना, तो ये हो गया आधा मीटर। तो द्रव्यमान केंद्र आधे मीटर की छड़ का द्रव्यमान m माना है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र आएगा इसके भी आधे में, यानी कि इसकी निर्देशांक कितने आएंगे? 1/4,0। और इसकी निर्देशांक कितने आएंगे? इसकी निर्देशांक भी इसे आएंगे 0,1/4। और इसका द्रव्यमान कितना मानोगे? जब आधे मीटर की छड़ का द्रव्यमान m यहां है, तो यहां भी m है। मैंने पहले बताया कि द्रव्यमान मानने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पद हम हटा देते हैं, है ना। आप m/2 करके भी कर सकते हैं, है ना। मैंने mm करके कर लिया है। अब क्या करें? अब सीधे सीधे पहले तो हमेशा करें द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर लें कि ये जो x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है ये कितना है। फिर जब आपको x पता लग जाएगा, y पता लग जाएगा, तो पाइथागोरस लगाकर हम इसे सरल कर लेंगे। तो चलिए x निर्देशांक निकालते हैं द्रव्यमान केंद्र का। वो है m, उसका x निर्देशांक है 1/4, फिर m उसका x निर्देशांक 0/2m। तो x निर्देशांक जो आया वो आया मेरे पास 1/8। और इसी तरह से y निर्देशांक भी आपके पास कितना आएगा? 1/8 ही आएगा। चाहो तो चेक कर लो। पहले के लिए m, y0, दूसरे के लिए m और 1/4 बटे कुल द्रव्यमान निकाय का 2m। तो इसके निर्देशांक भी कितने आ गए? 1/8। अब क्योंकि हमें इसके केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की दूरी ढूंढनी है, यानी कि हमें ये वाली दूरी ढूंढनी है, ये जो ब्लैक वेक्टर दिख रहा है ना r, ये ढूंढना है। तो r ढूंढना है तो आप सीधे सीधे पाइथागोरस का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। x² प्लस yc²। तो यहां से हमें मिलेगा क्या? 1/8 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर। तो आप नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा 2/8 का स्क्वायर, तो 64 होता ही है ये, इस तरह से। तो हम चाहें तो इसे 64 को बाहर रख सकते हैं, तो 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। तो ये कितना जाएगा? 8 को 4√2, 1/4√2। तो ये आ गया हमारे पास जो छड़ का केंद्र था वहां से द्रव्यमान केंद्र की दूरी।
तो कुछ नहीं किया है, सिंपल ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो वैसे ही सॉल्व क्वेश्चन है, बस हमने यहां से इस बार हमें निर्देशांक नहीं पूछकर यहां से द्रव्यमान केंद्र की दूरी पूछ ली गई। इस प्रश्न को देखते हैं। पूर्व की ओर v चाल से गति कर रहा एक m द्रव्यमान का कण उत्तर की ओर समान चाल v से गति कर रहे समान द्रव्यमान के कण। देखो, एक तो चाल समान है और द्रव्यमान भी समान है, अन्य कण से टकराता है। ठीक है, टक्कर के पश्चात दोनों कण एक साथ चिपक जाते हैं, तो कौन सा टक्कर हो गया? पूर्ण अप्रत्याश टक्कर हो गया। उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहे, अब देखो ये इसने बता भी दिया कि अब दोनों टकरा के किधर गति करेंगे? उत्तर पूर्व की दिशा में गति कर रहे हैं। इस 2m द्रव्यमान के नए कण की चाल होगी। तो भाई सीधी सी बात यह है कि किसी भी प्रकार का संघट हो, किसी भी प्रकार का संघट हो, उसमें क्या संरक्षित रहेगा? किसी भी प्रकार के संघट में कम से कम संवेग तो संरक्षित रहेगा, लेकिन संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, इसलिए सदिश का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले मैं सिचुएशन आपको समझाऊं जरा, क्या सिचुएशन है। एक कण किधर जा रहा है? इसको मैं ऐसे समझाता हूं। एक कण जा रहा है पूर्व में, तो पूर्व की ओर जो कण जा रहा है m द्रव्यमान का, तो उसका संवेग बनेगा mvi कैप। ये थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा, दिशा का थोड़ा अहमियत है। और दूसरा कण किधर जा रहा है? दूसरा कण जा रहा है इस तरफ, उत्तर की तरफ, उसका संवेग क्या बनेगा? mvj कैप, है ना। आप डायरेक्ट mv mv 2mv मत कर दीजिए, तो पहले mvi कैप और mvj कैप हो गया। तो हमारे पास जो प्रारंभिक संवेग बना है, निकाय में दो पिंड हैं और दोनों पिंडों का जो प्रारंभिक संवेग बनेगा वो 2mv नहीं बनकर बनेगा mvi कैप प्लस mvj कैप, है ना। अब अंतिम संवेग जो है भाई, दोनों टकराकर जुड़ गए हैं, दोनों टकराकर जुड़ गए हैं, तो वो द्रव्यमान तो हो गया है 2m, जो कि सवाल ने मुझे बता दिया है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी वेग किस तरफ आएगा, तो वेग के लिए मैंने क्या मान लिया? अज्ञात v सदिश मान लिया। v सदिश की जगह हमेशा करें इसको v नॉट सदिश कर लेते हैं, है ना। तो अब क्या करें? सदिश संवेग संरक्षण लगा देते हैं। तो संवेग संरक्षण से p प्रारंभिक निकाय के लिए और p अंतिम वो भी निकाय के लिए, तो प्रारंभिक और अंतिम लगा देते हैं। प्रारंभिक संवेग है मेरे पास mvi कैप प्लस mvj कैप बराबर 2mv नॉट सदिश। अब m तो कट जाएगा और 2 का सब में भाग लग जाएगा, तो v नॉट सदिश जो आएगा वो आएगा v बाई √2 i, सॉरी √2 कहां से आ गया? v बाई 2 आएगा, है ना। v बाई 2 i कैप प्लस v बाई 2 j कैप। और अब इस सदिश का परिमाण हम निकालेंगे। सदिश का परिमाण निकालना आता है ना आपको, तो बस वैसे ही सदिश का परिमाण निकालेंगे। v नॉट बराबर यह जाएगा v बाई 2 √2, यानी कि जो वेग आएगा कितना आएगा? v बाई √2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप सदिश का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि mv mv 2mv में m का भाग दिया और आपके पास v आ गया, ऐसा नहीं। आप प्रॉपर वे से सदिश का उपयोग करिए, है ना, क्योंकि संवेग सदिश राशि है। संवेग संरक्षित है हर प्रकार के संघट में, क्योंकि जो बल लगते हैं वो कहां के लगते हैं? आंतरिक बल लगते हैं, लेकिन दिशा का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। इस एग्जाम्पल को देखिए। इस उदाहरण में क्या है? 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु अन्य वस्तु जो विराम में है से प्रत्यास्थ टक्कर करती है। तो यहां एक तो संघट हो गया प्रत्यास्थ, तथा उसी दिशा में लगातार गति करती है, लेकिन इसकी चाल v पहले की 1/4 हो जाती है। तो जो चाल v थी अब वो क्या हो गई? v बाई 4, या पहले u थी तो अब v का क्या हो गया? 1/4 हो गई, यानी कि v का मान हो गया u बाई 4, है ना। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान तथा 2 वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र की चाल होगी। देखो, प्रत्यास्थ संघट बोल दिया एक तो पहली बात। तो प्रत्यास्थ संघट के लिए जो हम प्रत्यावस्थान गुणांक लेते हैं उसका मान हम कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 2 kg की वस्तु है, चलो ठीक है, एक थोड़ा सा रेखा चित्र बना लेते हैं। ये रही 2 kg की वस्तु,
मान लेता हूं कि ये u चाल से चल रही है, एक अज्ञात द्रव्यमान की वस्तु जो कि विराम में है, यानी कि मैं इसे लिख देता हूं स्थिर, यानी कि रेस्ट में है। दोनों के मध्य संघट होता है, संघट में E का मान 1 क्योंकि प्रत्यास्थ संघट है। संघट के पश्चात जो हमारी पहली वस्तु है 2 kg की, उसका वेग जो v है वो प्रारंभिक वेग का 1/4 हो गया है। जो दूसरी वस्तु है m, इसे भी कुछ न कुछ वेग प्राप्त हो ही गया होगा, मान लीजिए वो है v0, क्योंकि संवेग तो संरक्षित रखना ही है। ठीक है, तो अब हमें एक तो m का मान ज्ञात करना है और द्रव्यमान केंद्र की चाल ज्ञात करनी है। देखिए, संघट हो जाने से जो बल लगे हैं वो बल निकाय के आंतरिक बल है। तो द्रव्यमान केंद्र की चाल आप संघट से पहले भी ज्ञात कर सकते थे यदि आपको द्रव्यमान पता होता। तो अभी द्रव्यमान पहले पता नहीं है, तो पहले द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करें, हमें किसी भी संघट के लिए, किसी प्रकार के संघट के लिए कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक तो E का समीकरण लगाना है, दूसरा हमें संवेग संरक्षित करना है। ठीक है, तो चलो वो दोनों स्टेप कर लेते हैं, 2 स्टेप से काम मिल जाएगा। और क्योंकि प्रत्यास्थ है तो हम यहां गतिज ऊर्जा प्रारंभिक और गतिज ऊर्जा अंतिम भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं E का समीकरण लिखना चाहूंगा। E बराबर संघट के पश्चात दूर जाने का वेग, संघट के पश्चात v0 वाला वेग दूर ले जा रहा है और u/4 वाला पास ला रहा है। तो कौन धनात्मक? संघट के पश्चात दूर ले जाने वाला धनात्मक होता है और पास लाने वाला ऋणात्मक। ठीक है, संघट से पूर्व जो पास लाए वो धनात्मक होता है, तो u धनात्मक हो गया, इसका तो 0 है ही, बराबर 1। तो यहां से u इधर आ जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। तो यहां से v0 का जो मान मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 5u/4। ठीक है, u इधर आ जाएगा और ये पद उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जुड़ जाएगा तो 5u/4 आ जाएगा। अब v का मान आ गया, तो अब दूसरी समीकरण कहां से लाएं? दूसरी समीकरण हम लाएंगे संवेग संरक्षण से। तो संवेग संरक्षण करते हैं, निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग कितना है? केवल 2 kg का पिंड u वेग से दाईं तरफ चल रहा है, तो दाईं तरफ धनात्मक होगा क्योंकि ये तो सदिश राशि है। और अंतिम संवेग में दोनों पिंड चल रहे हैं, 2 kg का u/4 से चल रहा है, तो 2 kg का पिंड u/4 से चल रहा है। और कैपिटल M0 वाला भी दाईं तरफ ही हमने चलाया है, तो वो भी धनात्मक संवेग। तो संवेग जब भी लिखो तो फिर i कैप माइनस i कैप j कैप माइनस j कैप का ध्यान रखना है। लेकिन E की समीकरण में धनात्मक ऋणात्मक कैसे लेने होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि जो संघट के पश्चात दूर ले जाए वो धनात्मक है, संघट से पूर्व जो पास लाए वो धनात्मक है ना। अब इसे सरल कर लेते हैं। ये हो गया u/2, इस पद को इधर लाओगे तो इसमें से घट जाएगा, तो 2u में से u/2 घटा लीजिए। कैपिटल M और v का मान कितना है? वो है मेरे पास 5/4u। ठीक है, तो u तो हर जगह से कट गया। अब यहां सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 5/4 कैपिटल M। तो यहां से सरल करेंगे तो ये आएगा कितना? कैपिटल M का मान कितना आ गया? कैपिटल M का मान आ गया हमारे पास। यहां सरल करेंगे तो ये हो गया 5 × 10 और 4 × 12, यानी कि 1.2 kg। ठीक है, तो यहां पर अज्ञात जो द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान आ गया 1.2 kg। हमने क्या किया, एक तो E की समीकरण लिखी, इसकी चाल v पहले की 1/4 हो गई, तो वो चाल हमने 1/4 कर दी, लेकिन दिशा समान रखी, उसी दिशा में लगातार दिशा समान रखी। अज्ञात राशि को मैंने v0 मान लिया, E का मान 1 प्रत्यास्थ टक्कर है, मैंने E की समीकरण लगा ली। v0 दूर ले जा रहा है, ये पास ला रहा है नेगेटिव, और संघट से पहले ये पास ला रहा है ये, और ये तो रुका हुआ है। समीकरण से पता लगा कि मेरे पास जो है v0 का मान आया 5u/4। सेकंड समीकरण हमने जो बनाई वो बनाई संवेग संरक्षण से, वहां v0 का मान रखा तो m का मान आ गया 1.2 kg। अब द्रव्यमान आ गया है आपके पास, आप चाहें तो प्रारंभ से संवेग द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद से भी द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आंतरिक बलों से द्रव्यमान केंद्र के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
कुल संवेग जो है वो 2 इंटू यू ही रहेगा बटे, ठीक है। कुल द्रव्यमान कितना हो गया? कुल द्रव्यमान जो है आपके पास कितना हो जाएगा? एक तो हो गया 2 kg प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3.2, तो 2u/3.2 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ जाएगा द्रव्यमान केंद्र का वेग, ठीक है। तो यहां से हमें द्रव्यमान केंद्र का वेग पता लग गया। अगर आप u अज्ञात है v के पदों में चाहते हैं तो u को हम क्या लिख सकते हैं? u बराबर 4v भी लिख सकते हैं, क्योंकि u बराबर हमारे पास कितना है? 4v। तो हम इस पदों में भी लिख सकते हैं vc बराबर, यहां पर हम इसे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 8v/3.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो चलो आपको पता लग जाएगा, एक ई की समीकरण और एक संवेग संरक्षण। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, क्रमशः M तथा कैपिटल M द्रव्यमान के दो गोले A तथा B आपस में टकराते हैं। प्रारंभ में A विराम में है और B v वेग से x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। टक्कर के पश्चात B का वेग उसके प्रारंभिक वेग की लंबवत दिशा में v/2 हो जाता है। तो टक्कर के पश्चात गोले A की गति की दिशा होगी। अब जरा सिचुएशन समझिए, एक पिंड है B जो टकराता है एक स्थिर रखे A पिंड से। B आता है कितने से? टक्कर के पश्चात v वेग से आता है पहले तो प्रारंभ में, है ना। तो ये इनके संघट की दिशा हो गई ये। अब संघट के पश्चात क्या हो रहा है वो समझो कि B तो अपनी प्रारंभिक दिशा की लंबवत दिशा में चला जाता है। B तो किधर चला गया? प्रारंभिक दिशा की लंबवत दिशा में, ऊपर कितने से? उसके प्रारंभिक की v/2 से चला गया, ठीक है। तो A वाला जो है मुझे लगता है उसे इस तरफ किसी कोण पर जाना चाहिए, थीटा कोण पर। A वाले को इस तरफ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि संवेग संरक्षण रखना है, तो y वाला संवेग काटना भी है और x वाला इसके बराबर करना भी है ताकि संवेग संरक्षित रहे। तो A वाले का इस तरफ कोई ना कोई वेग आ गया, मान लीजिए वो आ गया v0, है ना। तो अब जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई इनके द्रव्यमान कितने हैं? क्रमशः M, ये रहा M, ये रहा कैपिटल M, तो ये हो गया आपके पास कैपिटल M और ये हो गया स्मॉल m। आपस में विराम, A विराम में था, शुरू में ये रेस्ट पर है, ये हमने रेस्ट पर रख दिया। टक्कर के पश्चात B का वेग उसके प्रारंभिक वेग की लंबवत दिशा में v/2 हो गया, ठीक है। टक्कर के पश्चात गोले A की गति की दिशा, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ घटक लेकर संवेग संरक्षित कर देंगे हम। तो यहां पर इसके घटक कर लेते हैं, एक इस तरफ घटक आ जाएगा A का और एक घटक आ जाएगा इस तरफ x अक्ष के अनुदिश। तो ये घटक तो हो जाएगा स्मॉल m v0 cos थीटा और ये आ जाएगा स्मॉल m v0 sin थीटा। अब क्योंकि y में प्रारंभ में कोई संवेग नहीं था, y में संवेग नहीं था, तो ये संवेग और ये संवेग परिमाण में समान होने चाहिए। तो y अक्ष पर अगर हम सरल करें संवेग संरक्षण से तो हमें पता लगेगा कि कैपिटल M v/2 का मान स्मॉल m v0 साइन थीटा के तुल्य होना चाहिए, तभी ये मान कटेंगे और y में संवेग संघट के पश्चात भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जैसा प्रारंभ में है। तो यहां से हमारे पास ये साइन थीटा v0 दो इक्वेशन बन जाएगी, है ना। चलो इसको हम ऐसे कैसे एक इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हम x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण से लाएंगे, तो x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि पहले है हमारे पास mv, बाद में हो गया हमारे पास x अक्ष स्मॉल m v0 cos थीटा, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यदि हमें टक्कर के पश्चात गोले A की गति की दिशा ज्ञात करनी है तो क्यों ना हम समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दें, उससे क्या होगा? tan थीटा बन जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दें तो दाएं पक्ष, जो दाएं पक्ष है उसमें बन जाएगा tan थीटा और इस तरफ बन जाएगा 1/2। तो थीटा का जो मान आएगा
वो आएगा tan इनवर्स 1/2। अब इस प्रश्न में कभी कभार डाउट ये हो जाता है कि सर ये कोण धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। अभी तो ये कोण ऋणात्मक है, क्योंकि कोण को यदि आप x अक्ष से दक्षिणावर्त नापते हैं तो वो ऋणात्मक कोण होता है, और वामावर्त नापते हैं तो धनात्मक। लेकिन सवाल ने ये थोड़ी बोला है हमसे कि भाई b ऊपर ही जाएगा प्लस y की तरफ, वो नीचे भी जा सकता था। अगर b नीचे की ओर जाता, तो फिर a वाले को इस तरफ जाना पड़ता है ना। b अगर लंबवत दिशा में जाता नीचे की ओर तो a वाले को इस तरफ जाना पड़ता, तो जो कोण आपके पास थीटा आता तो क्या फिर वो वामाव्रत भी आ सकता था। ठीक है, तो वामाव्रत आ सकता तो फिर ये मान कैसा रहता, पॉजिटिव। अभी ये कोण कैसा है, नेगेटिव। तो इसका दोनों ही आंसर पॉसिबल है, नेगेटिव या पॉजिटिव थीटा दोनों ही आ सकते हैं। tan इनवर्स 1/2 और है ना, थीटा का मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही संभव है। तो सिर्फ और सिर्फ संवेग संरक्षण से यहां पर हमने काम किया है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, एक m द्रव्यमान का गतिशील पिंड 4m द्रव्यमान के स्थिर पिंड से टकरा जाता है। हल्का पिंड टक्कर के पश्चात रुक जाता है। यदि हल्के पिंड का प्रारंभिक वेग v हो तो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान क्या होगा। देखिए, m द्रव्यमान का गतिशील पिंड है, ये लीजिए हमने बना ही लिया एक m द्रव्यमान का गतिशील पिंड जिसकी गति हम मान लेते हैं u से चल रहा है। 4m के एक स्थिर पिंड से टकरा जाता है, ये है एक स्थिर पिंड। हल्का पिंड टक्कर के पश्चात रुक जाता है। अब हल्का पिंड टक्कर के पश्चात रुक गया साहब, ये m वाला रुक गया, तो क्या यहां वेग आपस में बदल गए क्या। ऐसा नहीं है, यहां पर e का मान 1 नहीं है। दूसरी बात, इनके द्रव्यमान भी समान नहीं है, वो तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए एक स्पेशल केस होता है हमारे पास। ठीक है, तो फिर ये रुक गया, तो फिर यानी कि 4m वाला किसी न किसी वेग से चला ही होगा ताकि संवेग संरक्षित रहे, तो इसको v0 मान लेते हैं। यदि हल्के पिंड का प्रारंभिक वेग v हो तो यहां पर हल्के पिंड का प्रारंभिक वेग इन्होंने v दिया है, तो ये मान हमें v दिया है, तो अज्ञात मान जो है हमने v0 मान लिया। तो चलो ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक तो e का तो मान निकालना ही है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि संवेग ही संरक्षित कर ले। ठीक है, तो संवेग संरक्षण से कर लेते हैं इसे। तो संवेग संरक्षण करें तो प्रारंभिक संवेग लिखेंगे बराबर अंतिम संवेग लिखेंगे। प्रारंभिक संवेग है mv, दाएं दिशा में धनात्मक, फिर रुक गया ये तो 0 है ना, फिर ये रुक गया, इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4m v0। तो v0 का मान आ जाएगा v/4। अब E की डेफिनेशन, E में कैसे धनात्मक लेते हैं कैसे ऋणात्मक लेते हैं। संघट के पश्चात कौन धनात्मक, जो वेग दूर ले जाए। ये तो रुका हुआ है, इसका तो 0 और इसका वेग दूर ले जा रहा है, तो v0 धनात्मक। v0 का मान कितना है, तो चलो पहले v0 लिख देता हूं धनात्मक, और दूसरा वाला जो है वो रुका हुआ है। डिवाइड में क्या आता है, संघट से पूर्व जो पास लाए वो धनात्मक, तो संघट से पूर्व v पास ला रहा है, ये तो रुका हुआ है, तो v धनात्मक और दूसरा रुका हुआ है ना। तो v0 का मान है मेरे पास v/4, तो यहां पर जो आंसर आएगा v, अगर हम इसके मान को पुट कर देंगे तो जो आंसर आएगा कितना आएगा 1/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रत्यावस्थान गुणांक। यहां सिंपल संवेग संरक्षण से काम चल गया। ठीक है, संवेग संरक्षण हर जगह लगेगा, E की समीकरण आप कहीं भी लिख सकते हैं।